हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस लेक्चर में ब्लड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड, ठीक है। उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ब्लड को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्त, ठीक है। ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू भी है। कैसा? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। क्यों कनेक्टिव टिश्यू है? क्योंकि ये हमारे बॉडी को हेड टू टो कनेक्ट करता है, ठीक है। अभी हम लोग इसके बारे में कुछ बेसिक्स जानेंगे और उसके बाद कुछ डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ब्लड, पहला पॉइंट क्या है कि हमारा जितना भी बॉडी वेट होता है एक अडल्ट का, उसका 7 to 8% क्या होता है? ब्लड होता है बॉडी वेट का, ठीक है। अराउंड 5 to 6 लीटर्स मैन में और 4 to 5 लीटर्स फीमेल में। ऐसा देखा गया है कि जो मैन में ब्लड होता है वो फीमेल के कंपैरिजन में थोड़ा 1 लीटर ज़्यादा होता है ऑन एन एवरेज, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया कि ब्लड कंस्टिट्यूट 7 to 8% ऑफ द टोटल वेट ऑफ द अडल्ट, ठीक है। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसका जो pH होता है वो 7.4 होता है, जिस कारण से हम लोग जानते हैं कि जो pH स्केल होता है हमारा, जो ये 7 होता है, ये न्यूट्रल को इंडिकेट करता है, ठीक है। 7 से लेस एसिडिक, 7 से ज़्यादा बेसिक। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इज ब्लड बेसिक और एसिडिक, इज ब्लड बेसिक और एसिडिक, तो आपको क्या जवाब देना है? तो ब्लड हम लोग जान गए कि इसका जो pH होता है 4.7 के होता है बराबर, तो इसलिए ये हो गया बेसिक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो एक पार्ट होता है बॉडी का जिसको हम लोग स्पेलिन बोलते हैं, SPLEEN, स्पीलिन, जो कि ब्लड को स्टोर करने के काम आता है। स्पिलिन एक्चुअली यहाँ पे आरबीसी का क्या बोलता हूँ मैं, आरबीसी जो ओल्ड हो जाते हैं, जिनका लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाता है, वो यहाँ पे आके क्या होते हैं, अगेन नया आरसीबी बनता है यहाँ पे, ठीक है। जो भी यहाँ पे आरसीबी होता है वो उसका लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट 120 के लगभग होता है, वो हम लोग देखेंगे आगे। वो यहाँ पे आके क्या होते हैं, फिल्टर आउट हो जाते हैं जो भी ओल्ड हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए स्पिलिन एक इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट है जो कि ब्लड से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं ब्लड के कंस्टिट्यूएंट्स पे। जो ब्लड होता है इसमें 2 पार्ट में बांटा गया है ब्लड को। एक पार्ट प्लाज्मा, दूसरा कॉर्पोसेल्स, ठीक है। ये सब मैं यहाँ मिटा दूँ, ठीक है। एक होता है प्लाज्मा, एक होता है कॉर्पोसेल्स। जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड के अंदर 60% पार्ट वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है और कॉर्पोसेल्स अराउंड 40%, ठीक है। अब प्लाज्मा क्या होता है? जो लिक्विड पार्ट होता है, ब्लड है, जानते हैं, इसमें इस तरह कुछ सेल्स होते हैं, कॉर्पोसेल्स, इसको बोलते हैं कॉर्पोसेल्स, ठीक है। और जो ये फ्लूइड पार्ट है जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है ब्लड को, वो होता है प्लाज्मा, ठीक है। जो प्लाज्मा होता है वो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का। इसमें देखिए 90% क्या है? वाटर ही है, 7% प्रोटीन है, 0.9% सॉल्ट और 0.1% ग्लूकोज। तो आप देख पा रहे हैं कि प्लाज्मा लिक्विड पार्ट क्यों है ब्लड का? क्योंकि इसके अंदर 90% क्या है? वाटर, मेन कंस्टिट्यूएंट है इसका वाटर, और 7% प्रोटीन है। तो प्रोटीन है, कौन कौन से प्रोटीन है? इसमें 2 तरह के प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन। प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन, ठीक है। इसमें 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कई बार कि कौन सा विटामिन हेल्प करता है क्लोटिंग में, कौन सा विटामिन हेल्प करता है क्लोटिंग में? तो वो है विटामिन के,
ये आपको याद रखना है। इसमें 2 चीज़ पूछते हैं एक्चुअली, कई बार पूछते हैं कि विच विटामिन हेल्प इन क्लॉटिंग, तो हम लोग जान गए क्या कि कई बार मेटल पूछते हैं कि विच मेटल, तो वो कैल्शियम होता है। ठीक है, आगे हम लोग इसको देख भी लेंगे। ठीक है, अब देखिए, जब ये लिक्विड पार्ट है, हम लोग जानते हैं कि ब्लड का फंक्शन क्या क्या होता है। ब्लड का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस हार्मोन्स एंड विटामिन्स, फूड, ऑक्सीजन, ये सब मेन काम क्या होता है ब्लड का, ट्रांसपोर्टेशन में। तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, लिक्विड मीडियम है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। हम लोग यहाँ ऊपर में देखिए क्या है, फ्लूइड, ब्लड एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो प्लाज्मा है, प्लाज्मा, ब्लड के अंदर प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है, तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कौन करता है, प्लाज्मा करता है। ठीक है, किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करता है ये, डाइजेस्टेड फूड का, हार्मोन्स का, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का। ठीक है, अब देखिए एक टर्म आता है सेरम। कई बार हमने कोरोना के दौरान सुना था कि सेरम का मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, उसको चढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो सेरम क्या होता है, प्लाज्मा में से जब हम लोग प्रोटीन को माइनस कर देंगे, जो पार्ट बचेगा, जैसे कि क्या है, प्लाज्मा के अंदर वाटर है, प्रोटीन है, सॉल्ट है, ग्लूकोज है। ठीक है, तो अगर हम लोग प्लाज्मा में से जो ये प्लाज्मा का कंस्टिट्यूएंट है, उसमें से अगर हम लोग प्रोटीन को माइनस कर देते हैं, तो जो चीज़ हम लोगों के पास बचेगा उसको हम लोग सेरम बोलते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा बात है। प्लाज्मा में से अगर हम लोग प्रोटीन को माइनस कर देंगे, जो लेफ़्ट आउट पार्ट है बचेगा, उसको हम लोग सेरम बोलेंगे। ठीक है, अब आ जाइए किस चीज़ पे, कॉर्पोसेल्स पे। कॉर्पोसेल्स 3 तरह के होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, कॉर्पोसेल्स 40% ब्लड का हिस्सा होता है, 60% क्या होता है, प्लाज्मा। कई बार पूछ देगा क्या कि कॉर्पोसेल्स आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट और कॉर्पोसेल्स आर मोर देन 50% इन द ब्लड, तो भाई ये गलत बात है। प्लाज्मा 60% होता है, कॉर्पोसेल्स अराउंड 40% होता है। ठीक है, अब कॉर्पोसेल्स के अंदर 3 कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ने जा रहे हैं रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स क्या होता है, इसको हम लोग इरिथ्रोकाइट भी बोलते हैं, ये याद रखना है आपको नाम। कई बार क्या होता है, वो पूछ देते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोकाइट, तो उसमें रेड ब्लड सेल दे देगा, प्लाज्मा दे देगा, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स दे देगा। तो रेड ब्लड सेल को इरिथ्रोकाइट कहते हैं, वैसे ही वाइट ब्लड सेल को हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकोकाइट। ठीक है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोकाइट। ठीक है, तो आगे हम लोग इसमें नोट्स में मिल जाएगा आपको। तो रेड ब्लड सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिथ्रोकाइट। ठीक है, ये किस शेप का होता है, ये बाइकॉन्केव होता है। बाइकॉन्केव क्या होता है, ये होता है बाइकॉन्केव। ठीक है, लेंस जब आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो उसमें बाइकॉन्केव लेंस आता है, तो इस तरह का होता है बाइकॉन्केव। ठीक है, मैमल्स में ये पाए जाते हैं। इसका शेप क्या होता है, बाइकॉन्केव होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगर बाइकॉन्वेक्स लिख देगा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ये एक सेल है, आप जानते होंगे सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ये सब इस सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट होते हैं। सेल वाले चैप्टर में इसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन 2 एक्सेप्शन है। कौन कौन एक्सेप्शन है, कैमल और लामा, ये 2 एक्सेप्शन है जिसके रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है। ये आपको पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब फॉर्मेशन कहाँ होता है इसका, तो फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और लेकिन जब एक चाइल्ड अभी
एग फर्टिलाइज होता है, जब वो जायगोट से एम्ब्रॉइक स्टेज में जाता है, तो उस समय तो उतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है हम लोगों के शरीर का। तो उस समय जो रेड ब्लड सेल है वो लीवर में प्रोड्यूस होता है। वो कहाँ प्रोड्यूस होता है? लीवर में प्रोड्यूस होता है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन ऐसा बोल देगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन रेड ब्लड सेल इज फॉर्म्ड इन द एम्ब्रॉइक स्टेज। तो उसमें ऑप्शन दे देगा क्या? बोन मैरो, या फिर स्प्लीन, या फिर कुछ भी सेरम लिख देगा वहाँ पे, या फिर लीवर लिख देगा। तो आपको क्या जानना है? आंसर लीवर होगा कि इन द एम्ब्रॉइक स्टेज ब्लड रेड ब्लड सेल इज फॉर्म्ड इन लीवर। ठीक है। इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? अराउंड 120 डेज होता है। ठीक है, 120 डेज होता है इसका लाइफ स्पैन। जैसा मैंने यहाँ पे बताया था स्प्लीन में कि जब RBC जो है वो अराउंड 120 डेज हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा ही ओल्ड हो जाता है। इसका मतलब वो डैमेज हो जाता है, वियर्ड हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, स्प्लीन में जाके वो फिल्टर आउट हो जाता है। ठीक है, तो इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज के अराउंड होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, डिस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस इन लीवर एंड स्प्लीन। स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ RBC भी बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन और पार्ट इज नॉन एज ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। तो भाई स्प्लीन को हम लोग बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद रेड ब्लड सेल में हम लोग जानते हैं क्या होता है? हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन ये दो ये है, पहला पार्ट होता है हेमो, दूसरा हेमे, और दूसरा पार्ट होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन एक प्रोटीन है। ठीक है, हेमे क्या है? वो एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है। ठीक है, आयरन कंटेनिंग कंपाउंड कौन है? वो हेमेटिन जो है आयरन कंपाउंड है जो कि हेमोग्लोबिन में पाया जाता है, हेमेटिन। ठीक है, ये रेड कलर देता है। हम लोग जानते हैं कि फेरस क्या होता है? इन जनरल रेड कलर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये RBC जो होता है वो रेड कलर कौन प्रोवाइड करता है? वो हेमे प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये कैपेबल होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करने में। तभी जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करता है हमारे। तो कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा? ऑक्सीजन किसी के साथ बाइंड करेगा, तो किसके साथ बाइंड करेगा भाई? तो वो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है। हेमोग्लोबिन के अंदर भी किसके साथ? ग्लोबिन के साथ नहीं। ग्लोबिन तो एक तरह का प्रोटीन है, नहीं, उसके साथ नहीं, हेमे के साथ बाइंड करता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका नॉर्मल रेंज जो आता है जब आप ब्लड टेस्ट करवाइएगा तो आप देखते हैं कि वहाँ पे लिखा रहता है हेमोग्लोबिन 12 to 14 या 12 to 16 उसका रेंज रहता है। अभी मुझे ध्यान नहीं है, तो वहाँ पे लिखा रहता है इसके बीच में रहना चाहिए, तभी आपके पास हेमोग्लोबिन अच्छे रेंज में, नॉर्मल रेंज में है। अदरवाइज ये क्या होगा कि ये कम हो जाएगा हेमोग्लोबिन, तो आप एनीमिया के शिकार हो सकते हैं। ठीक है, ये इसका यूनिट क्या है? DL क्या? डेसीलीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हेमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या होता है? RBC का मेन फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन कैरी करना। ठीक है, RBC का मेन फंक्शन हो गया ऑक्सीजन कैरी करना। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेके आना वापस। ठीक है, RBC का मेन फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन कैरी करना लंग्स से सेल्स की तरफ, और वहाँ सेल्स से CO2 वापस लेके आना। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो हेमे होता है वो कैपेबल होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करने में, तभी तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा। अगर इसका कमी हो जाएगा RBC का तो हमें एक डिजीज़ हो जाता है अनीमिया। ठीक है, ये भारत में वीमेन और चाइल्ड में, स्पेशली गर्ल्स में बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है
एनीमिया, जिसके लिए भारत सरकार आयरन की गोली भी देती है, आयरन टेबलेट्स भी फ्री में अवेल कराती है वीमेन को और गर्ल्स को। अधिकतर हेमोग्लोबिन की कमी प्रेग्नेंट औरतों में देखी जाती है। ठीक है, एनीमिया ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। एनीमिया किसकी कमी के कारण होती है? तो आयरन की कमी के कारण होती है। आयरन की कमी मतलब कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स हैं जो पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि मान लीजिए आप कभी हिल स्टेशन ट्रैवल करने गए होंगे तो आप वहाँ देखे होंगे कि आपको कभी कभी सांस लेने में दिक्कत होती है। दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग एल्टीट्यूड पे ऊपर जाते हैं, हाइट पे ऊपर जाते हैं, तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, इसलिए हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। ठीक है, तो जो पहाड़ी व्यक्ति होते हैं, लेकिन उनको तो ऐसा दिक्कत नहीं आता है। जो पहाड़ी व्यक्ति हैं उसको तो ऐसा दिक्कत नहीं आता है। ठीक है, तो क्यों भाई ऐसा दिक्कत क्यों नहीं आ रहा है उनको? क्योंकि उसमें क्या हो गया, एडेप्टेशन हो गया। क्या वो उनके शरीर में एडेप्टेशन कैसा हो गया है कि देखिए, हाइट पे ऑक्सीजन को तो हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं, तो हमारा बॉडी क्या कर रहा है कि हीमोग्लोबिन या फिर जिसको बोल सकते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स की मात्रा को बॉडी ने ज़्यादा जनरेट करा है उधर। जो पहाड़ी व्यक्ति हैं, जो हिली स्टेशंस पे रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे हीमोग्लोबिन बॉडी ज़्यादा जनरेट किया है ताकि ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स के साथ वो कंबाइन हो सके। ठीक है, जिससे हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो जो जितनी चाहिए उतनी मेंटेन हो सके। ठीक है, तो इसलिए ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि एट हाइट्स आरसीबी इंक्रीजेज बाय अराउंड 30%। क्योंकि रीजन आपको मैंने बता दिया। क्यों भाई? क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पे ऊपर में रिड्यूस हो जाता है, ताकि जिस कारण से बॉडी ने ऐसा एडेप्टेशन किया है कि आरसीबी वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब आप ब्लड सैंपल देते हैं हीमोग्लोबिन काउंट करने के लिए, तो कोई मशीन होगा यूज में आएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस मशीन को हेमोसाइटोमीटर। ठीक है, ये नाम याद कर सकते हैं आप कि हेमोसाइटोमीटर, आप यहाँ से ही पता चल रहा है। हेमोसाइटोमीटर हेमोग्लोबिन से आया है, ये आरसीबी काउंट करने में हेल्प करता है। ठीक है, स्लीपिंग के वक्त जब हम लोग सोते हैं तो हमारे जो बॉडी है वो एकदम रेस्ट में चल जाता है। हमारा हार्ट बीट भी कम हो जाता है। जो नॉर्मल टाइम पे अराउंड 72 आरपीएम 72 बीट्स पर मिनट रहता है, वो अराउंड 60 बीट्स पर मिनट के आ जाता है। ठीक है, उतना ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं रहता है, तो उस समय हमारा बॉडी में जो आरसीबी की मात्रा होती है वो अराउंड 5% से घट जाती है। ठीक है, अब इसमें देखा हमने एक और फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे जो ब्लड था उसमें 2 पार्ट था, एक था क्या, प्लाज्मा, दूसरा था कॉर्पोसेल्स। ठीक है, प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा क्या था, 90% वाटर था। तो कॉर्पोसेल्स में भी 3 पार्ट थे, आरसीबी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। उसमें सबसे ज़्यादा आरसीबी पाया जाता है हमारे शरीर में, तभी हमारे ब्लड का कलर क्या है, रेड है। रेड कैसे है? क्योंकि हेमे के कारण है। ठीक है, आरसीबी वो अराउंड 95% होता है कॉर्पोसेल्स का, जिसकी मात्रा लगभग 50 लाख मिलीमीटर क्यूब होती है, 50 लाख पर मिलीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में अगर हम लोग जो वाइट ब्लड सेल्स है, कॉर्पोसेल्स है, उसको देखें, वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। सबसे ज़्यादा आरसीबी रहता है, उसके बाद प्लेटलेट्स रहता है हमारे शरीर में, उसके बाद डब्ल्यूबीसी रहता है। ठीक है, आरसीबी लगभग 50 लाख, प्लेटलेट्स 2 लाख, जो एवरेज देता भी है 140 to 450 के, मतलब 1,40,000 से 4,50,000 के बीच में रहता है प्लेटलेट्स। फिर सबसे कम रहता है डब्ल्यूबीसी, जो कि अराउंड 11K के अराउंड रहता है। ठीक है, तो इसलिए 95% कॉर्पोसेल्स ही हमारे शरीर में, कौन सा कॉर्पोसेल्स,
रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स पाया जाता है। मुझे लगता है आरसीबी आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब हम लोग डब्ल्यूबीसी पे चलते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या है? वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स या वाइट ब्लड सेल्स। पहले जैसा मैंने बताया था कि आरबीसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं इरिथोकाइट। उस समय मैंने बताया था कि डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोकाइट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसका शेप क्या होता है? जो शेप होता है आरबीसी का क्या होता है? बाइकॉन्केव होता है। इसका क्या होता है? इरेगुलर शेप होता है इसका, इरेगुलर शेप होता है इसका, शायद इरेगुलर होता है, सिमिलर टू, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? अमीबा का कोई शेप नहीं होता, इरेगुलर शेप होता है आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, ठीक है। ये कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है, लिम्फ नोड में बनता है, लंग्स और स्प्लीन में बनता है। आरबीसी लंग्स में कब बनता है? किस स्टेज में बनता है? तो एम्ब्रॉइक स्टेज में बनता है। इसलिए लंग्स में भी ये डब्ल्यूबीसी भी कभी कभी लंग्स में भी बनता है समटाइम्स, ठीक है। लेकिन मोस्टली क्या होता है? ये बोन मैरो में बनता है। इसका लाइफ स्पेन देखिए कितना है, 12 से 20 दिन। आरबीसी का कितना था? 120 दिन, ठीक है। स्प्लीन को हम लोग क्या बोलते थे? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। इसका नंबर कितना है? लगभग 4000 से 11000, जबकि आरबीसी कितना था? 50 लाख के बराबर, ठीक है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस है। आरबीसी में किस दो जानवर में न्यूक्लियस पाया जाता था? कैमल और लामा, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा, बाकी किसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें इसमें एक डिजीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकेमिया, जो कि बहुत ज़्यादा आरबीसी हो जाता है, डब्ल्यूबीसी हो जाता है, तब कॉज होता है, जिसको हम लोग ब्लड कैंसर भी बोलते हैं, ल्यूकेमिया को, ठीक है। ये दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है ग्रेनुलोकाइट, एक होता है एक ग्रेनुलोकाइट, एक होता है ग्रेनुलोकाइट, एक होता है एक ग्रेनुलोकाइट, ठीक है। ग्रेनुलोकाइट मतलब क्या होता है? जब जैसे कि मैंने बताया था, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म भी हो गया, जिसके साइटोप्लाज्म में, जिस डब्ल्यूबीसी साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाया जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेनुलोकाइट्स, ठीक है। ये 3 तरह का होता है, इसिनोफाइल्स, बेसोफाइल्स और न्यूट्रोफाइल। जो न्यूट्रोफाइल होता है, डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा मात्रा न्यूट्रोफाइल का पाया जाता है, जो कि एक हीलिंग फैक्टर होता है। ये अराउंड 60% पाया जाता है, ठीक है, न्यूट्रोफाइल, ठीक है। ये सब ज़्यादा उतना अंदर डिटेल में नहीं पढ़ना है हमें, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अभी मैं जैसे कि क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, इसलिए मैं बता देता हूँ कि इसिनोफाइल्स जो होता है, इओसिनोफाइल्स, वो एलर्जिक डिसऑर्डर या एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट की तरह काम करता है। इन्फ्लेशन क्या होता है? जब शरीर में कुछ चोट लग गया या फीवर आ गया, किसी तरह का सूजन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। तो उसको ठीक कौन करता है भाई? तो उससे लड़ाई करता है इओसिनोफाइल्स, ठीक है। वैसे ही होता है बेसोफाइल्स क्या हो गया? ये एक तरह का एंटी कोगुलेंट एजेंट है। एंटी कोगुलेंट मतलब क्या होता है कि थक्का जम जाना, ठीक है। जैसे चोट लगता है हमारा शरीर में, ठीक है, तो जैसे कि क्लोटिंग होता है, थक्का जमता है, वैसे ही क्या होता है जब कभी कभी अगर ये नहीं रहेगा हमारे शरीर में या बहुत कम मात्रा में रहेगा, तो कभी कभी आप सुने होंगे कि इसका खून बहुत गाढ़ा हो गया खून, जिस कारण से क्या होता है, उसको स्ट्रोक आने का भी समस्या होता है, ठीक है, हार्ट स्ट्रोक आ जाएगा। तो इस ब्लड को जो पतला रखता है, जो उसका फ्लूइडिक नेचर है, उसको मेंटेन करता है, फ्लूइडिक नेचर को वो कौन करता है? बेसिलोफाइल। ये एक तरह का एंटी कोगुलेंट एजेंट की तरह काम करता है। इसमें हेरापिन नाम का एक
एजेंट पाया जाता है, ये याद रखना है आपको, जो कि एंटीकोगुलेंट एजेंट होता है। ठीक है, इसमें एक प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, जैसे ही ये एजेंट एयर के कांटेक्ट में आएगा ये अपना एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी छोड़ देता है। इसलिए क्या होता है, जब भी हमें चोट लगता है तो जहाँ पे भी कट गया तो वो एक्सपोज हो गया किस में, एयर को एक्सपोज हो जाता है। तो जैसे ही एयर को एक्सपोज हो गया तो ब्लड में जो भी हेरापिन होगा वो इनफेक्टिव हो जाएगा, तभी हमारे शरीर में क्लोटिंग होती है। उस जगह जहाँ चोट लगता है वहाँ पे क्लोटिंग होता है, प्लेटलेट सब आता है, काम करता है अपना और खून के फ्लो को रोक देता है। क्यों? क्योंकि हेरापिन जो है एयर के कांटेक्ट में आते ही इनएक्टिव हो जाता है, इसकी कोगुलेंस प्रॉपर्टी इनफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है एक ग्रेनुलोकाइट। एक ग्रेनुलोकाइट क्या होता है, जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स नहीं पाए जाएं, वैसे WBC को एक ग्रेनुलोकाइट बोलते हैं। इसमें दो होते हैं, एक होता है लिम्फोसाइट, एक होता है मोनोकाइट। ठीक है, ये UPSC में सवाल आ चुका है, मुझे लगता है 2021 में आया था, शायद 21 या 22 में आया था कि T सेल और B सेल्स क्या होते हैं, इसके बारे में पूछा था। T सेल और B सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, जो T और B सेल है वो WBC के पार्ट्स हैं। ठीक है, WBC के पार्ट्स हैं। WBC अपने में ही आप देख रहे होंगे कि सारे जो भी उसके अंदर पार्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि इयोसिनोफाइल्स हो गया, बेसिलोफाइल्स हो गया, न्यूट्रोफाइल्स हो गया, ये सब क्या है, सब हीलिंग प्रॉपर्टी में हेल्प कर रहे हैं। तो कोई एलर्जिक डिसऑर्डर से लड़ रहा है, कोई कोगुलेंसिक जो ब्लड को थिकनेस है उसको कम कर रहा है, कोई हीलिंग फैक्टर प्रोवाइड कर रहा है। उसी तरह जो लिम्फ है या T सेल्स है वो ट्यूमर सेल्स को किल करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये थाइमस में प्रोड्यूस होता है। इसलिए मैंने ऊपर डिस्कस भी करा था कि जो कुछ जो WBC है अधिकतर कहाँ प्रोड्यूस होता है, बोन मैरो में, कुछ लिम्फ नोड में, ठीक है, कुछ लीवर में, कुछ एस्पिलिन में। तो वैसे ही T सेल्स जो है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, थाइमस में प्रोड्यूस होता है, और एज के साथ इसकी संख्या घटते जाती है। ठीक है, जो HIV होता है, HIV वायरस जो होता है हमारा, जो एड्स काउज करता है, ठीक है, ये क्या करता है, T लिम्फ को ही अटैक कर देता है, ये उसको बर्बाद कर देता है। तो इससे क्या होता है, आपने देखा होगा जो एड्स से पीड़ित होते हैं, जिनको HIV वायरस हो जाता है, तो उनका क्या होता है, उनका जो इम्यून सिस्टम है वही पूरा बर्बाद हो जाता है। अगर उनको कोई भी बीमारी हो गया तो वो ज़िंदगी भर उनको रहता ही है। तो क्यों भाई, तो HIV जो होता है वो इफ़ेक्ट कर देता है T लिम्फ को, उसको मार देता है HIV। ठीक है, अब आ जाते हैं B लिम्फ पे। B लिम्फ क्या होता है, वो एंटीबॉडी बनाता है। ये एंटीबॉडी बनाता है, ये कहाँ बनता है, बोन मैरो में बनता है। ठीक है, जैसा मैंने ऊपर बताया कि कुछ WBC लंग्स में बनते हैं, तो ये भी जस्ट लाइक RBC ये फॉर्म कहाँ होता है, लंग्स में। व्हेन, कब, क्या अडल्ट स्टेज में, तो नहीं, एम्ब्रॉइक स्टेज में, एम्ब्रॉइक स्टेज में ये डेवलप होता है लंग्स में। तो T क्या करता है, T फॉर किलिंग, T किल करेगा, T विल किल ट्यूमर एंड B विल मेक एंटीबॉडी। ठीक है, ये UPSC में सवाल आ चुका है, आप रेफर भी कर सकते हैं। अब आइए प्लेटलेट्स के ऊपर। प्लेटलेट्स क्या होता है, आपने सुना होगा, प्लेटलेट्स का जिक्र बहुत ज़्यादा कब होता है, जब किसी को डेंगू हो जाता है या डेंगू का सीज़न चलता है। तो उस समय क्या होता है कि प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेज़ी से रैपिडली गिर जाती है। कई बार तो डेंगू के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा ही उसमें गिर गई। ठीक है, उस समय हम लोग जब डेंगू का एक तरह का सीज़न आता है, अराउंड जब बारिश जाने वाली रहती है, रेनी सीजन ख़त्म होने वाला रहता है और रिटर्निंग मानसून आता है, तो उस समय
डेंगू बहुत ज़्यादा फैलता है। डेंगू आप बताइएगा कमेंट में कि डेंगू किस मॉस्किटो से होता है, ठीक है, कमेंट कीजिएगा ये। अब आइए, जिस तरह हम लोग आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स को हम लोग क्या बोलते थे, इरिथोकाइट, वाइट ब्लड सेल्स को क्या बोलते थे, ल्यूकोकाइट, उसी तरह प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोकाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोकाइट। ये सब मैं यहाँ से अब डिलीट कर दूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। उसी तरह हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोकाइट। ये सिर्फ मैमल्स में पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, हमें एनिमल किंगडम कवर करा है, आगे में हमने देखा था मैमल एक तरह का वर्टिब्रेटा होता है, वर्टिब्रेटा होता है। वर्टिब्रेटा और क्या क्या होते हैं, साइक्लोस्टोमाटा, एवस स्पीसीज, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, ये सब एक तरह वर्टिब्रेटा के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो एनिमल किंगडम आप रेफ़र कर सकते हैं, मेरा लेक्चर जो है, ठीक है, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस करा है, ठीक है। तो जो प्लेटलेट्स है वो सिर्फ मैमल्स में पाया जाता है। इसमें भी आरबीसी की तरह, जस्ट लाइक आरबीसी, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। ये भी कहाँ बनता है, बोन मैरो में बनता है। इसका लाइफ स्पैन क्या होता है, 8 to 9 डेज होता है, जबकि आरबीसी का अराउंड 120 डेज होता है, ठीक है। ये कितना पाया जाता है, देखिए 1,50,000 से, नंबर क्या है इसका, 1,50,000 से 4,50,000 के बीच, ठीक है। आरबीसी कितना था, 50 लाख, ठीक है। इसलिए आरबीसी क्या है, 95% ऑफ कॉर्पोसेल्स। इसका मेन फंक्शन क्या है, क्लॉटिंग। आरबीसी का मेन फंक्शन क्या था, ट्रांसपोर्टेशन। डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन क्या था, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, टू फाइट बैक द एंटीजेंस, जो भी बाहर से डिजीज आया है उसको फाइट करना। उसी तरह प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या है, क्लॉटिंग करना। मैंने डिस्कस करा था क्या अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में, कि डेंगू के कारण, डेंगू के सीजन में प्लेटलेट्स की बहुत ज़्यादा जिक्र होती है, और डेंगू के कारण प्लेटलेट्स एकाएक बहुत ज़्यादा घट भी जाता है। तो इसको बढ़ाने के लिए डॉक्टर क्या बोलते हैं कि भाई बकरी का दूध पियो, कच्चा पपीता खाओ, कीवी खाओ, ठीक है, नारियल पानी पियो, ये सब बोलते हैं। तो प्लेटलेट्स को इंक्रीज करने के लिए ये सब चीज़ अपनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है टॉपिक, क्या, क्लॉटिंग प्रोसीजर। क्लॉटिंग प्रोसीजर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लॉटिंग कैसे होता है, तो स्टार्टिंग में जो प्लेटलेट होता है हमारा शरीर का, जो प्लेटलेट्स होते हैं वो एयर के कांटेक्ट में आता है। जैसे ही मान लीजिए ये हैंड है, ठीक है, यहाँ पे चोट लग गया, यहाँ से ब्लड निकलने लगा, तो ये ओपन हो गया, ये एयर के एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में आ गया। तो जैसे ही, अब ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या होगा, सब कुछ होगा। ब्लड के अंदर आपका कॉर्पोसेल्स भी है और प्लाज्मा भी है। तो जैसे ही वो प्लेटलेट एयर के कांटेक्ट में आएगा, इसका मतलब क्या है, थ्रोम्बोकाइट एयर के कांटेक्ट में आया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, प्लास्टिन में, वो कन्वर्ट हो गया थ्रोम्बोप्लास्टिन में। और फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलके और कैल्शियम के साथ मिलके, मैंने पहले बताया था आपको, एक विटामिन जो कि विटामिन के हेल्प करता है किस में, टू फॉर्म द प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ये सब दोनों किसके पार्ट थे, ये दोनों प्लाज्मा के प्रोटीन थे, ठीक है। उस समय मैंने बताया था कि एक मेटल कैल्शियम हेल्प करता है हमारे क्लोटिंग के प्रोसेस में, ठीक है। ये इसको क्लोटिंग करवाएगा, ठीक है। ये फिर से मैं बताता हूँ, थ्रोम्बोकाइट एयर के कांटेक्ट में आके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन के साथ और कैल्शियम के साथ मिलके थ्रोम्बिन बनाएगा, याद रखिए, थ्रोम्बिन बनाएगा। प्रोथ्रोम्बिन मतलब क्या हो गया, थ्रोम्बिन से पहले वाला स्टेज। तो वो जब थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, थ्रोम्बिन बनेगा। थ्रोम्बिन जब
फिब्रिनोजेन के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, फाइब्रिन बनेगा। फाइब्रिन एक तरह का नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेस बना देता है ये लोग, मेस लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें अब जो ब्लड कॉर्पोसेल्स है वो आके जम जाएंगे, जो भी सेल्स हैं यहाँ पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब आके यहाँ पे जम जाएंगे और ब्लड का फ्लो रुक जाएगा हमारे। ठीक है, तो आपको दो चीज़ याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, किसके किसके नाम, कैल्शियम के नाम और विटामिन के का नाम। ठीक है, और ये भी मैंने डिस्कस किया कि हेपारिन जो है, हेपरिन जो है एयर के कांटेक्ट में आके इनएक्टिव हो जाता है। हेपरिन क्या था, एंटीकोगुलेंट था। देखिए हेपरिन जो है क्या था, एंटीकोगुलेंट था। ठीक है, अब देखिए क्या है फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन करता है डिजीज से, कौन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, क्लोटिंग में कौन हेल्प करता है, प्लेटलेट्स, और कौन, प्लाज्मा भी। प्लाज्मा के दो प्रोटीन है, क्या, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रोनिजेन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है कौन, आरबीसी, और कौन, प्लेटलेट, प्लाज्मा भी करेगा क्योंकि फ्लूइड पार्ट कौन है, प्लाज्मा है। ठीक है, एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डिफरेंट पार्ट्स, एक तरह का ये कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये हेल्प करेगा किसमें, कोऑर्डिनेशन में भी। क्या बोलते हैं कभी कभी जैसे उल्टा हो गया तो माथा से सारा खून माथा की तरफ चला गया, कुछ काम नहीं कर रहा है, ऐसा बोलते हैं ना, तो इसलिए ये सब कोऑर्डिनेशन का भी काम करता है। ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन को सर्कुलेशन में ले जाएगा, दिमाग में ले जाएगा, माइंड में ले जाएगा, उसके बाद पूरे बॉडी में ले जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तब सेल्स में पहुंचेंगे, तब सेल्स में ऑक्सीजन जाएगा तो वो लोग फंक्शन करेंगे, एनर्जी ड्राइव करेंगे, तब हमारा अच्छा से कोऑर्डिनेशन हो पाएगा। ठीक है, इसलिए ये सब फंक्शन है। आगे नेक्स्ट क्लास में इसकी जब दूसरी क्लास लूँगा मैं, उसमें ब्लड ग्रुप डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, नहीं तो अभी ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए थैंक यू एंड अगेन इफ़ यू लाइक दिस सेशन प्लीज़ डू लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, जय भारत, जय हिंद।